नीट एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत होती है फिजिक्स को कैसे शॉर्ट स्पैन में हम रिवाइज करें, बिकॉज मेजरली फिजिक्स में हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी रहती है। चार्ज जो है वो फ्रैक्शन में आ सकता है, बट जो एन है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। आजा आजा तू है प्यार मेरा, किसको बोलेगा? पॉजिटिव चार्ज को। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे में प्यार में पड़ जाएंगे बेटा। अगर ये अपनी जगह से हिला तो वापस नहीं आएगा। सो दिस इज अनस्टेबल टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। नीट एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत होती है फिजिक्स को कैसे शॉर्ट स्पैन में हम रिवाइज करें, बिकॉज मेजरली फिजिक्स में हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी रहती है। तो ये सीरीज मेक श्योर करने वाली है दैट आपकी ये समस्या जो है वो दूर हो जाए। हम पूरे 11th एंड 12th के जितने भी चैप्टर्स आप डिमांड करेंगे, आप कॉमेंट सेक्शन में लिखते जाएंगे, उनके वन शॉट्स लेकर आते जाएंगे। इस सीरीज में जुड़े रहिए बेटा। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर ऑन नीट इन्फिनिटी चैनल, एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट कि इन चैप्टर्स को मैं अच्छे से आपको रिवाइज करवा के, कंप्लीट करवा के, सारे कॉन्सेप्ट से हम गो थ्रू होंगे बेटा 45 मिनट्स में, आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर के। एंड इसके बाद बेटा जी हम लाइव में मॉक टेस्ट कंप्लीट कर रहे होंगे। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप मंडे शाम को 5 बजे मेरे साथ जरूर से जुड़ रहे हैं मॉक टेस्ट वाली क्लास में लाइव। एंड इस चैप्टर को पूरा 45 मिनट में बेटा मास्टरी कर जाओ, बिकॉज इस वीडियो में बेटा मैंने हर एक उस टॉपिक को कवर किया है विद ब्यूटीफुल हैंड रिटन नोट्स जो आपको मिल सकते हैं, बट एंड में बताऊंगी कहां पर मिल सकते हैं। तो पूरा वीडियो को जरूर से देखना। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द पीपल टू जस्ट, है ना, कीप असाइड एवरीथिंग। हेडफोन्स लगा लीजिए, बस सुनने की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप सुन भी रहे होंगे तो भी आप बहुत अच्छे से चीजों को जो है रिवाइज कर पाएंगे। तो लेट अस बिगिन विद नो मोर डिलेज। एंड फायर इमेजेस एक बार लगा देना। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि ये वीडियो कैसा लगा एंड तक देखकर, और लाइक करना मत भूलेगा बेटा। और अगर आप न्यू यूजर हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीडियोज और आने वाली हैं इस चैनल पे। तो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर दैट इज बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। पहला कॉन्सेप्ट दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा? हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं क्या है? मैटर ही तो है बेटा। मैटर के बीच में क्या है? एटम है। एटम के बीच में क्या है? न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स है जो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं। न्यूक्लियस में बेटा फर्दर क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में फर्दर क्या है? क्वार्क्स है। ठीक है। सो ये मैंने आपको पूरा सबस्ट्रक्चर बता दिया है एटम का। बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से बेटा वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट क्या रहता है? कूलम रहता है। सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम रहता है। 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम। स्पेसिफिक चार्ज होता है बेटा चार्ज डिवाइडेड बाय मास। अब हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। एक हमारा चार्ज रेस्ट पे है, एक चार्ज मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और तीसरी कंडीशन में एक्सेलरेटिंग चार्ज है। बेटा अगर चार्ज रेस्ट पर है तो उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगी। अगर एक्सेलरेटेड चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और साथ के साथ बेटा ईएम वेव का प्रोडक्शन भी हो जाएगा। ठीक है जी। अब चार्ज जो है बेटा इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ऑलवेज रिमेंबर, चार्ज के एग्जिस्ट होने के लिए मास का होना जरूरी है बेटा, बट मास के एग्जिस्ट होने के लिए चार्ज का होना जरूरी नहीं है। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। एडिटिव इन नेचर होता है। नॉर्मली एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसको आप नॉर्मली ऐड कर सकते हो। कंजर्वेटिव रहता है बेटा जी। ऐसा नहीं है कि एक बॉडी से अगर हम बात करें चार्ज निकला है तो वो दूसरी बॉडी में नहीं जाएगा, वो कहीं रास्ते में गायब हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं रहता है बेटा। चार्ज कंजर्व्ड रहता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज इज इनवेरिएंट, यानी कि अगर कोई पार्टिकल है जिसके पास मास m है, चार्ज q है, अब वो मूव करना शुरू हो गया किसी वेलोसिटी v के साथ, तो बेटा उसका जो मास है अगर वो बढ़ रहा है, वेलोसिटी के साथ बात करें तो मास जो है वो बढ़ रहा है, बट चार्ज जो है वो इनवेरिएंट रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास 2 टाइप के चार्जेस होते हैं मेनली, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आता है बेटा? जब डेफिशिएंसी हो जाए। किसकी? विटामिन डी की, नहीं बेटा, जब डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन डी की नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है किसी बॉडी पर, और अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में ज्यादा हद तक चला जाता है, ज्यादा नंबर में चला जाता है, ज्यादा नंबर में ट्रांसफर हो जाता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये आदान प्रदान ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है बेटा। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, 9.1 × 10⁻⁻31 kg, बट जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उस बॉडी का मास ओवरऑल स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है, और जिस
इस बॉडी में एंटर करता है, ओवरऑल मास स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। बेटा फिर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज आ सकता है दैट कैन बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वेयर एन कैन बी बेटा ओनली इंटीजर। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम चार्ज की जो वैल्यू निकल रही है वो तो फ्रैक्शन में निकल रही है। अरे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, चार्ज जो है वो फ्रैक्शन में आ सकता है बट जो एन है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 लिए या फिर दिए जा सकते हैं एंड सो ऑन, बट 1.5 2.5 3.5 ये सब चीजें हम नहीं पढ़ते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है बेटा। सो चार्ज कैन बी इन फ्रैक्शन बट एन कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन है। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपके पास, आई होप आपको समझ में आ गया है। फिर बेटा जी हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। कंडक्टर्स आपको पता है जो बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बिकॉज इनके पास फ्लो ऑफ चार्ज बहुत होता है। यानी कि इनके पास आप मान के चलिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत लार्ज तादाद में इनके बीच में है, ये घूम रहे हैं फ्रीली, ठीक है, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है। एक्सेस चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, जितना हम एक्सेस चार्ज कंडक्टर को दिए जाएंगे वो अंदर नहीं जाता है बेटा। उसके कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि सारा का सारा चार्ज जो है उसके सरफेस पर जाकर रिसाइड कर देता है, सरफेस पर जाकर बैठ जाता है। अगर सेम ही साइज का सॉलिड या फिर हमने हॉलो कंडक्टर लिया है तो वो सेम ही चार्ज जो है अपने ऊपर स्टोर कर सकते हैं। इंसुलेटर्स की बात करूं, डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड नॉट फ्री टू मूव बेटा। इंसुलेटर्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो बाउंडेड रहते हैं एंड गिवन एक्सेस चार्ज रिमेन्स देयर वेयर इट इज प्लेस्ड। यानी कि कंडक्टर को जब हमने चार्ज दिया तो वो सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट इंसुलेटर को जब हम चार्ज देते हैं तो वो वहीं पर रहता है जहां पर है। इंसुलेटर सपोर्ट नहीं करता बेटा चार्जेस को, ठीक है, कंडक्टर सपोर्ट करता है, बोलता है जी ले अपनी जिंदगी मस्त एकदम फ्लो करता जा। इंसुलेटर जो है वो फ्लो ऑफ चार्जेस को रोकते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक्स बेटा एक तरह का इंसुलेटर ही है विच कैन बिहेव एज अ कंडक्टर, ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं अंडर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। एग्जांपल एयर, इसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नाम का एक चीज आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं ही रिवाइज कराऊंगी आपको अगले चैप्टर में, बहुत ही जल्द उसका वन शॉट भी आने वाला है। तो बेटा ये याद रखें, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कोई भी इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक झेल सकता है, ठीक है। अगर उससे ज्यादा की फील्ड आई तो वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को टाटा बाय बाय कर देगा और वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात करते हैं बेटा। देयर आर मेनली 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। कंडक्शन की बात करें तो देयर इज एन एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और आपको क्लियरली बेटा जी अपने दिमाग में फिट करनी है कि कंडक्शन इज फॉर कंडक्टर्स ओनली, नॉट इंसुलेटर्स। वन बॉडी मस्ट बी चार्ज। इंसुलेटर्स के लिए कंडक्शन का प्रोसेस नहीं है, दिस इज ओनली फॉर द कंडक्टर्स। और इनमें से एक बॉडी बेटा जी डेफिनेटली चार्ज होनी चाहिए। चार्ज जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक्सेस चार्ज जो है बेटा जी वो फ्लो कर जाएगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। इंडक्शन की बात करते हैं। इंडक्शन बेटा जी जो प्रोसेस रहता है चार्ज बाय इंडक्शन या इंड्यूस चार्ज की जब हम बात करते हैं फॉर कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स रहता है। दिस इज ऑल्सो नॉट फॉर द इंसुलेटर्स। कॉन्टैक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। इशारों ही इशारों में बातें होती हैं बेटा, इसमें इशारों इशारों में बातें होती है। किसमें? इंसुलेटर्स के केस में। इसमें एक्चुअल कॉन्टैक्ट इज नॉट मैंडेटरी। बेटा अगर एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं है तो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं होता, चार्ज सिर्फ इंड्यूस हो रहा है, चार्ज सिर्फ इंड्यूस हो रहा है। कॉन्टैक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। One charge body used to charge the other body without touching or losing its own charge. अब जब एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है तो एक्चुअल चेंज इन मास नहीं होगा। बट कंडक्शन के केस में एक्चुअली बेटा जो बॉडी है इन टच है, इन कॉन्टैक्ट है, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा है तो एक्चुअली मास भी क्या होगा? ट्रांसफर होगा। वन चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अदर न्यूट्रल और सिमिलरली चार्ज और अट्रैक्ट यूजिंग इंडक्शन प्रोसेस। ठीक है जी, ये याद रखना है। इंडक्शन के केस में बेटा जी जो चार्ज बॉडी है वो अट्रैक्ट कर सकती है किसी न्यूट्रल बॉडी को भी और सिमिलरली चार्ज को भी अट्रैक्ट कर सकती है।
इंडक्शन एक ऐसा ही प्रोसेस है ना। इशारे इशारे किसी के साथ भी हो सकते हैं। फ्रिक्शन की बात करें, बचपन से तुम पढ़ते आते हो, जब हम दो बॉडीज को रब कर रहे हैं, व्हेन वी आर रबिंग टू बॉडीज, ठीक है। अब दिस इज फॉर इंसुलेटर्स नॉट फॉर कंडक्टर्स। बेटा फ्रिक्शन का जो प्रोसेस है इंसुलेटर्स के लिए होता है, कंडक्टर्स के लिए नहीं होता। इनिशियली दोनों न्यूट्रल है, दोनों बॉडीज न्यूट्रल है। जब हमने इनको रब किया तो बेटा जिस भी बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा, वर्क फंक्शन इज दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट बॉडी। बेटा जी अगर वर्क फंक्शन किसी बॉडी का कम है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरी बॉडी में एंटर कर जाएगा। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आ जाते हैं बेटा इस केस में दोनों बॉडीज के ऊपर, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, कूलम्स लॉ की बात करते हैं। अब हमने सीख लिया दैट लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। बट वो कितना रिपेल या कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं ये कूलम्स लॉ ने बताया था। कूलम्स लॉ क्या कहता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, दैट इज F इज इक्वल्स टू Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं वो पॉइंट चार्जेस होते हैं, ये याद रखना है। कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर द पॉइंट चार्जेस ओनली। कूलम्स लॉ इज अ सेंट्रल फोर्स बेटा, जो दोनों चार्जेस को लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के अलोंग लगता है ये, ठीक है। एंड आपको एक और चीज याद रखनी है दैट यहाँ पर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर हम एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज K विच इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट, बट एक्चुअली में ये कॉन्स्टेंट नहीं होता है बेटा। देखो अगर वैक्यूम में हम चार्जेस को प्लेस कर रहे हैं, फ्री स्पेस में हम चार्जेस को प्लेस कर रहे हैं, तो K की वैल्यू इज 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। बट K को अगर आप फॉर्मूला वाइज लिखते हैं तो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। किसी भी मीडियम में कितनी क्षमता है चार्जेस को इंटरैक्ट करने की, कितनी परमिशन है चार्जेस को इंटरैक्ट करने की, दैट इज परमिटिविटी। याद रखेंगे इन द केस ऑफ वैक्यूम या फ्री एयर जो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है वो मैक्सिमम लगता है एज कंपेरेटिव टू एनी अदर मीडियम। एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी जिसकी वैल्यू रहती है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12, ठीक है जी बेटा। किसी और मीडियम में परमिटिविटी इज इक्वल्स टू कितना परमिटिविटी है वैक्यूम में इनटू रिलेटिव परमिटिविटी दैट इज एप्सिलॉन R। सो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन M, एप्सिलॉन R इज द रिलेटिव परमिटिविटी। बेटा किसी भी मीडियम में जो फोर्स है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में K टाइम्स कम होता है, वेयर K इज व्हाट बेटा, नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, हियर K इज बेसिकली एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी का ही दूसरा नाम, बट इट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे बेटा, आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। कूलम्स लॉ में बेसिकली जो फोर्स रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का क्यूब आता है। इतना आपको आई होप याद हो गया होगा अब तक तो। अब बात करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम की। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है, देखिए देयर आर मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। लेट सपोज अगर हम एक चार्ज के ऊपर बाकी सब चार्जेस की वजह से फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी नो दैट। हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं किसी भी एक चार्ज के ऊपर बाकी चार्जेस की वजह से, ठीक है। अब बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि आप अगर किसी नए चार्ज को पिक्चर में ले आते हैं तो ओवरऑल नेट फोर्स इस चार्ज के ऊपर तो चेंज होगा, बट जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन आ रही थी चार्जेस की, बट जो इंडिविजुअल फोर्स की कंट्रीब्यूशन आ रही थी बाकी सब चार्जेस की, वो इफेक्ट नहीं होगी। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेज दैट फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस इन द मीडियम, ठीक है बेटा। अगर सिमेट्री ऑफ चार्जेस हमको मिल रही है तो बेटा जी इस केस में हमारे पास नेट फोर्स क्या आता है, 0 आता है। इस चार्ज के ऊपर अगर आप नेट फोर्स निकालने चलोगे तो आपको समझ में आ रहा है इस चार्ज, ये दोनों चार्ज रिपेल कर रहे हैं, 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 ये दोनों चार्ज रिपेल कर रहे हैं। सबके केस में डिस्टेंस बराबर है तो बेटा नेट फोर्स ऑन दिस इज गोइंग टू बी 0। तो अगर सिमेट्री बन रही है चार्जेस की तो बेटा नेट फोर्स आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस क्या है बेटा, सपोज करें आपके पास कोई सिस्टम है चार्जेस का जिसमें 2 लाइक चार्जेस हैं या 2 अनलाइक चार्जेस हैं और आप थर्ड चार्ज को प्लेस करना चाहते हैं ताकि आपके पास जो सिस्टम है, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल दी चार्जेस बेटा, वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम मतलब उनके ऊपर नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। तो पहले अगर हम लाइक चार्जेस सिस्टम की बात करते हैं, सपोज करो एक चार्ज Q है और एक चार्ज n टाइम्स ऑफ Q है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है बेटा। इस केस में अगर हम सेंटर में कहीं पर, है ना, इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट कहीं Q
चार्ज को प्लेस कर रहे हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, दैट इज q चार्ज, है ना, एंड दिस डिस्टेंस इज बेसिकली y, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज r। तो बेटा x डायरेक्टली क्या निकल के आता है, r डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n प्लस ऑफ 1, r that is the distance between the two charges divided by under root of n plus of 1, n is basically this number, ठीक है। अब अगर हमारे पास अनलाइक चार्ज सिस्टम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो बेटा छोटे चार्ज से बाहर वाली तरफ आपको चार्ज प्लेसमेंट मिलेगी, ठीक है, x डिस्टेंस दूर। अब फॉर्मूला कैसे चेंज हो रहा है बेटा, अनलाइक चार्ज सिस्टम है तो साथ में नेगेटिव आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इधर पॉजिटिव था, लाइक चार्ज सिस्टम था तो पॉजिटिव था डिनोमिनेटर में, अनलाइक चार्ज सिस्टम में तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब बेटा अगर दो सेम ही चार्जेस है और उनके बीच में सेम ही साइन का चार्ज हमने प्लेस कर दिया, तो दिस इज काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम में स्टेबल इक्विलिब्रियम। भाई मैम बेटा अगर आप इसको अपनी जगह से हिलाने की कोशिश करोगे तो ये वापस अपनी जगह पर लौट कर आ जाएगा, रीजन बिंग दोनों तरफ से ये क्या होगा, रिपेल होगा। बट अगर आप इधर माइनस क्यू चार्ज को इसकी जगह से हिलाने की कोशिश करोगे तो ये वापस लौट कर नहीं आएगा, ये बोलेगा आजा आजा तू है प्यार मेरा। किसको बोलेगा, पॉजिटिव चार्ज को। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे में प्यार में पड़ जाएंगे बेटा, अगर ये अपनी जगह से हिला तो वापस नहीं आएगा, सो दिस इज अनस्टेबल टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज पेंडुलम प्रॉब्लम। पेंडुलम से रिलेटेड बेटा कई बार जो प्रॉब्लम है वो आपको डिस्कस करने के लिए आ जाती है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है। लेट सपोज एक पेंडुलम है बेटा जी, इसके है ना बॉब की जगह दो मासेस लटके हुए हैं m1 m2 जिनके चार्जेस हैं q1 एंड q2। अब अगर हम इनके ऊपर टोटल फोर्स देखें, इसके ऊपर मैं टोटल फोर्स देखूं, ठीक है बेटा, तो आपको पता है स्ट्रिंग में जो टेंशन है T जो रहती है, टेंशन अपने से दूर रखने का, टेंशन की डायरेक्शन ये हो जाएगी बेटा, दिस इज गोइंग टू बी T साइन ऑफ θ2 एंड दिस इज गोइंग टू बी T कॉस ऑफ θ2। कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, वेट जो है वो m2g डाउनवर्ड आएगा, और बेटा दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दे आर गोइंग टू रिपेल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन। तो अगर इक्विलिब्रियम है तो बेटा समीशन ऑफ fx यानी कि x एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्सेस लग रहे हैं, y एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्सेस लग रहे हैं, उनको जीरो के इक्वल इक्वेट करना है। तो t sin θ2 इज इक्वल्स टू k q1 q2 बाय r का स्क्वायर एंड t cos θ2 इज इक्वल्स टू m2g। ये दो इक्वेशंस बनेंगे, इनसे आप बाइफर्केशन करके जो भी आपको चीज पूछी होगी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, जो चीजें गिवन है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। कहना सिर्फ ये चाहती हूँ, बताना सिर्फ ये चाहती हूँ कि पेंडुलम प्रॉब्लम में फोर्सेस को कैसे आप जो है लिखते हैं और कैसे बैलेंस आउट करते हैं अगर इक्विलिब्रियम में फोर्सेस है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, देखिए बेटा फोर्स के बारे में आपने समझ लिया, ठीक है। अब लेट सपोज देयर इज अ सोर्स चार्ज, उसके आसपास वाली जगह जिसमें कोई और चार्ज आ जाए, टेस्ट चार्ज, और वो फेस करने लगे क्या, इंटरैक्शन विद द सोर्स चार्ज, तो बेटा वो जगह इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। उस जगह में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सोर्स चार्ज का कितना दबदबा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। बेटा टेस्ट चार्ज जो लेना होता है वो छुटकू लेना होता है, स्मॉल लेना होता है और पॉजिटिव लेना होता है, ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट इसके रहते हैं न्यूटन पर कूलम। बेटा अगर पॉइंट चार्ज के लिए बात करें, फॉर्मूला निकल के आता था KQ बटा R का स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है आपके पास पॉइंट चार्ज से, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है बेटा वो ड्रॉप होती जाती है। पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड जाती है फील्ड, नेगेटिव चार्ज से रेडियली इनवर्ड आती है फील्ड, ठीक है। अगर हम इस फॉर्मूला की बात करें F इज इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ E, बेटा यहाँ पर टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेने का ये फायदा रहता है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें फोर्स की डायरेक्शन तो पता ही है, वही सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की आ जाती है। बेटा अगर टेस्ट चार्ज को नेगेटिव ले लेते हो तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। बेटा चार्जेस रिंग पर पड़े हैं सरफेस पर, रेडियस क्या है कैपिटल R, सेंटर से P पॉइंट डिस्टेंस x है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम एक्सिस पॉइंट निकालना आ जाए तो फॉर्मूला क्या आता था, KQX डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। अब इसका जो ग्राफ बनता है ना उसमें मस्त बेटा आपके पास दो मैक्सिमा पॉइंट्स आते हैं जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमा मिल रही है। कहां कहां मैम, जब x की वैल्यू प्लस ऑफ R बाय अंडर रूट 2 रहती है, वेयर R इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर रिंग, एंड जब x की वैल्यू माइनस ऑफ R बाय अंडर रूट 2 रहती है। बेटा अगर हम O से इस तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव में वैल्यू, अगर हम O से इस तरफ जा रहे हैं नेगेटिव वैल्यू, तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलती है। नेक्स्ट अगर आपके पास कोई लीनियर चार्ज है ना है, अब लीनियर चार्ज समझने से पहले मैं तुमको बताना चाहती हूँ बेटा, तीन तरीके की कॉन्टिन्यूअस चार्ज डेंसिटीज आपको मिलती है, एक होती है लीनियर, एक होती है सरफेस, एक होती है वॉल्यूम।
लीनियर के केस में बेटा जी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल, सरफेस के केस में क्यू बाय ए एंड वॉल्यूम के केस में क्यू बाय वी रहता है, ठीक है। अब बेटा अगर हम बात करें इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, लैम्डा इज बेसिकली द लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्यू इज द चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पे परपेंडिकुलरली फ्रॉम दिस लीनियर चार्ज। तो बेटा इनफाइनाइट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला आता है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। अगर इसे सेमी सर्कुलर या क्वाड्रेंट या कुछ भी सर्कल का कोई हिस्सा है जिसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है, जिसके ऊपर क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बताओ, आपसे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बताओ, तो बेटा फॉर्मूला क्या रहता है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर साइन ऑफ थीटा बटा 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के साथ सबटेंड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, दे आर द इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं दैट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व और द स्ट्रेट लाइंस जिनके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। बेटा नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, रीजन बीइंग व्हाट बेटा, because at the intersection point there will be two directions of electric field which is not right। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूनिक होनी चाहिए। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात हो रही है यहाँ पे। इंड्यूस्ड के केस में बेटा चीजें डिफरेंट होंगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के केस में पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती है। दे डोंट कम बैक फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, रीजन बीइंग व्हाट बताइए, बिकॉज दे डोंट फॉर्म द क्लोज लूप, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है जी। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उससे निकलने वाली या उसमें एंटर करने वाली फील्ड लाइंस उतनी ही ज्यादा रहेंगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या रहती है, हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो वो बराबर होगी, सेम होगी। पैरेलल लाइंस इक्वली स्पेस्ड। नॉन यूनिफॉर्म के केस में ऐसा नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्म के केस में हर पॉइंट पर फील्ड जो है वो डिफरेंट हो सकती है। जहां पे क्राउडनेस ज्यादा है फील्ड लाइंस की, जहां पर नजदीकी ज्यादा है फील्ड लाइंस की, जहां पर फील्ड लाइंस पास पास हैं, वहां पर बेटा जी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहती है एज कंपेरेटिव टू दी अनदर पॉइंट। फिर हम बात करें अगर कंडक्टर की, तो कंडक्टर के केस में फील्ड लाइंस मीट कर रही हैं ऑलवेज एट 90 डिग्री। पॉजिटिव चार्ज है बाहर निकल रही है, नेगेटिव चार्ज है एंटर कर रही है, बट 90 डिग्री के एंगल पर ही हो रहा है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करें तो बेटा द लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसके अबाउट जो फील्ड लाइंस होती हैं वो सिमेट्रिक होती हैं, यानी कि जैसा ऊपर बन रहा है डायग्राम वैसा ही सेम डायग्राम बेटा कहां पे बनेगा, नीचे बनेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसके डिफरेंट केसेस बेटा थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं, कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं बेटा, लीव नहीं करेंगे, ठीक है। चार्ज इज प्लेस्ड एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट पर है, यू की वैल्यू 0 है बेटा, ठीक है। एक्सेलरेशन इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फोर्स क्या है क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, डिवाइडेड बाय मास। तो बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में u को 0 कर दो, v इज इक्वल टू ए इंटू टी कर दो। फर्दर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी के स्क्वायर में u को 0 कर दो, s को लिख दो हाफ क्यू ई डिवाइडेड बाय m, ये आ गया एक्सेलरेशन का वैल्यू इंटू साथ में t का स्क्वायर, ठीक है जी। ठीक है जी, आई होप बेटा ये समझ में आता है दैट एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन। सेकंड केस, प्रोजेक्टेड विद u नॉट अलोंग द फील्ड, u नॉट के साथ ही प्रोजेक्ट कर दिया अलोंग द फील्ड, तो एक्सेलरेशन अगेन क्यू ई बाय एम यूनिफॉर्म रहेगी। vt की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी u प्लस ए टी, ए अभी भी हमारे पास वही रहेगा। थर्ड केस, प्रोजेक्टेड ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसको, तो कितने डिस्टेंस के बाद जाकर ये स्टॉप हो जाएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस बेटा जी निकालना आ जाता है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लीजिए, दैट इज u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब इसमें भी एक्सेलरेशन क्यू ई डिवाइडेड बाय एम ही रहती है, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। फोर्थ केस होता है जब चार्ज को प्रोजेक्ट करते हो परपेंडिकुलरली प्लेस करते हो, तो याद रखिएगा बेटा कि एक्स एक्सिस की तरफ जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, जैसे हम प्रोजेक्टाइल में पढ़ते हैं एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन का एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। अगर हम ए वाई की बात करें, एक्सेलरेशन क्या है आपके पास 0 है बेटा। वी वाई में वैल्यू आती है आपके पास क्या, फाइनल वेलोसिटी जो है क्यू ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टी, ये ए है, ठीक है, ये ए है। अब ध्यान से देखो यार, ये 0 नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0।
प्लीज मार्क माई वर्ड्स, एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन इज नॉट जीरो, एक्स डायरेक्शन इज जीरो। एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड रह रही है वो यूनिफॉर्म रह रही है, वाई में नहीं रह रही है बेटा यूनिफॉर्म, ठीक है। सो यहाँ पे tan ऑफ थीटा को वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स भी लिख सकते हैं। फर्दर इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्यू ई डी डिवाइडेड बाई एम यू का स्क्वायर आ जाता है। y इज इक्वल टू हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। इनिशियली अगर हम बात करें ux और uy की, तो इनिशियली अगर हम बात करें, अगर रेस्ट पे होता तो जीरो होता, इफ एट रेस्ट, ठीक है। बट इसको किसी यू स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया गया है बेटा, इसको किसी यू स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया गया। अगर रेस्ट पे होता तो जीरो रहता, ठीक है, तो जीरो रहता। समझ में आ रहा है? ओवरऑल इस मोशन में बेटा जो आपके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड रहेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी। एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में जीरो रहेगी, वाई एक्सिस में इट विल बी नॉन जीरो, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हमें स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताता है, विच इज P इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ 2A। अब यहाँ पे Q क्या है? चार्ज, किसी भी एक का मैग्नीट्यूड ले लो, 2A इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। बेटा डायरेक्शन रहती है इसकी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑलवेज रिमेंबर नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज जाती है। यूनिट्स इसके रहते हैं बेटा कूलम मीटर। एंड अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का केस दिया हुआ है, आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो बेटा अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं, 2Q को ब्रेक कर देते हैं Q इंटू Q में, तो आपके पास दो डायपोल्स आ जाएंगे, ठीक है। आपके पास दो डायपोल्स आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, यहाँ पे पॉजिटिव कर लो, यहाँ पे नेगेटिव कर लो, चीजें ज्यादा इजी होंगी आपके लिए समझनी। तो माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू कर देंगे बेटा, दिस एंड दिस, ये दोनों क्या बनाएंगे? डायपोल्स बना देंगे। दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। अगर आपको नेट डायपोल मूवमेंट पूछा जाएगा तो नेट डायपोल मूवमेंट क्या आ जाएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के केस में डिफरेंट पॉइंट्स पर, एक्सियल पॉइंट बेटा जो दो चार्जेस को जोड़ रही है लाइन, उसी लाइन पर अगर कोई पॉइंट P है तो उसको एक्सियल पोजीशन बोला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आती है 2kPr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर होल का स्क्वायर। r क्या था? सेंटर ऑफ द डायपोल से उस पॉइंट P का जो कि एक्सिस पर है डिस्टेंस, ठीक है। अब बेटा अगर शॉर्ट डायपोल देखें तो सोचो कि मैं P पॉइंट को लेकर भाग गई, शॉर्ट डायपोल के लिए मैं P पॉइंट को लेकर भाग गई हूं, तो बेटा उसके लिए आपके पास a स्क्वायर जो रहेगा वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला बनता है 2kP डिवाइडेड बाय r का क्यूब। बेटा जी एक्सियल के केस में, एक्सियल पॉइंट के केस में डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन आती है। अगर हम इक्वेटोरियल की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट व्हाट, इफ वी टॉक अबाउट द इक्वेटोरियल पॉइंट, तो बेटा फॉर्मूला आता है माइनस ऑफ केपी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। शॉर्ट डायपोल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ऑफ केपी डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। बेटा ये नेगेटिव साइन क्या सिंबलाइज करता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो नेट इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। जनरल पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो हम इस P को बेटा तोड़ लेते हैं दो कंपोनेंट्स में, दैट इज P cos थीटा एंड P sin थीटा। अब बेटा P cos थीटा के लिए वही पॉइंट एक्सियल पॉइंट बन जाता है और P sin थीटा के लिए वही P पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट बन जाता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इसकी इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द नेट डायपोल मूवमेंट आती है थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड केपी डिवाइडेड बाय आर का क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 1 के बराबर हो जाता है। और tan ऑफ अल्फा कम्स आउट टू बी tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब इक्वेटोरियल है, एक्सियल है या कोई रैंडम पॉइंट है, डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब रहती है। अब इसी इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर मैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देती हूं तो बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ने पर उसके ऊपर कुछ नेट फोर्स लगेगा? नहीं, नेट फोर्स इन द यूनिफॉर्म फील्ड इज गोइंग टू बी जीरो, बट नेट टॉर्क लगेगा। यस, टॉर्क इज गोइंग टू बी PE साइन ऑफ थीटा। बेटा जी इस केस में अगर हम टॉर्क को जीरो करना चाहते हैं तो P और E नॉन जीरो है, ठीक है। P और E डायपोल मोमेंट Q इंटू 2A, E इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, नॉन जीरो है। हम टॉर्क को जीरो करने के लिए ओरिएंटेशन का हेल्प लेते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इसको जीरो करोगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, 180 करोगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा।
स्टेबल इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है बेटा? जब डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हो जाए। उसके बाद तृप्ति है, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, स्टेबल स्टेट में पहुंच गए। जब एक चैप्टर के 1000 क्वेश्चन लगा भी गयो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो वो स्टेबल स्टेट में पहुंच जाता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में फोर्स एंड टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो बेटा। नॉन यूनिफॉर्म के केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास फोर्स और टॉर्क जीरो होना चाहिए, इट मे और मे नॉट बी जीरो। यूनिफॉर्म के केस में फोर्स इज जीरो, टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो, ठीक है जी। चलिए अब अगर हम इसको कंपाइल करें इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो बेटा जी ए बी सी 3 कर्व्स हैं। ए कर्व इज बेसिकली ड्यू टू द लाइन चार्ज, बी कर्व इज ड्यू टू द पॉइंट चार्ज एंड सी इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की जो फील्ड है वो ज्यादा गिरी हुई है बेटा एज कंपेरेटिव टू द पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज की फील्ड जो है वो ज्यादा गिरी हुई है एज कंपेरेटिव टू द लीनियर चार्ज या लाइन चार्ज, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रहता है। पॉइंट चार्ज के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डायपोल के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। बेटा फोर्स बिटवीन द टू डायपोल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4 रहता है, ये याद रखना है। एंड फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर रहता है। फिर हमारे पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स? बेटा कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी एरिया से क्रॉस कर रही हैं परपेंडिकुलरली, आई रिपीट क्रॉस कर रही हैं, छू के नहीं गुजर रही हैं, आर पार हो रही हैं बेटा, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, ई ए कॉस ऑफ थीटा रहता है इसका फॉर्मूला, है ना। बेटा डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इसमें, तो अगर कंपोनेंट फॉर्म में आपको दिया होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आई जे के कंपोनेंट में दिया होगा तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसके यूनिट्स रहते हैं न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम। अगर फ्लक्स आपके पास नॉन यूनिफॉर्म के केस में आए तो आप इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज ई डॉट ऑफ डी एस, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है बेटा तो ई को बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन से, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उसको अंदर ही रखो। फिर आता है गॉस लॉ। बेटा total flux passing through any closed surface whenever there is a symmetry of charges, ठीक है, we prefer using Gauss law to find the electric field बेटा। सो इन दैट केस अगर हम किसी क्लोज सरफेस से बात करें कितना फ्लक्स पास होगा, इट डिपेंड्स अपॉन उस सरफेस ने कितना चार्ज क्लोज किया है डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी, डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अगर चार्जेस किस में है बेटा? वैक्यूम में है। अगर चार्जेस किस में है? वैक्यूम में है। अगर चार्जेस किसी और मीडियम है तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी की जगह परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम आ जाता है। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेट्स सपोज वी हैव दिस केस, वी हैव दिस सिनेरियो, Q1, Q2, Q3 is enclosed, Q4 and Q5 is not enclosed. फ्लक्स इज ड्यू टू Q1, Q2 एंड Q3 बेटा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ड्यू टू ऑल द चार्जेस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं देखता कि कौन से चार्ज इनक्लोज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है मैं सारे चार्जेस की वजह से आऊंगा, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल दिस पार्ट। If you haven't liked the session yet, please make sure that you like the session and share the session बेटा, because इससे क्रिस्प और बढ़िया तरीके से फुल टॉपिक रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द आउटसाइड चार्ज। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। एंड अगेन समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, फ्लक्स जो है वो साइज एंड शेप पर गॉसियन सरफेस के डिपेंड नहीं करता। अगर उसका चार्ज इनक्लोज सेम है, चाहे इसने इनक्लोज किया है चाहे इसने इनक्लोज किया है बेटा, दोनों के केस में फ्लक्स बराबर ही है। फर्दर जब गॉसियन सरफेस चार्ज को इनक्लोज कर रहा है तो चार्ज उसके अंदर कहां पर है, फ्लक्स उस पर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब क्यूब का केस बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन बनता है, चार्ज अगर सेंटर पे प्लेस्ड है तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। चार्ज अगर कॉर्नर पे प्लेस्ड है तो बेटा जी आपके पास टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्यूब इज इक्वल्स टू 1/8 क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर एक सरफेस से इस केस में आप निकालना चाहते हो, एक सरफेस से एक इस केस में आप निकालना चाहते हो तो वैल्यू इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। अगर सेंटर ऑफ द फेस में चार्ज पड़ा है तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मिड ऑफ द साइड में पड़ा है तो क्यू डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। एंड अगर एक सरफेस से निकालना चाहते हो तो क्यू डिवाइडेड बाय 16 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यूज को प्लीज याद रख लीजिए, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। फिर अगर हम गॉसियन सरफेस की एप्लीकेशंस की बात करें तो बेटा सबसे पहली एप्लीकेशन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनाइट लाइन चार्ज। इस केस में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो गॉसियन सरफेस बेटा जी जो चार्ज इनक्लोज करना है आपको, लेट सपोज ये चार्ज क्या करना है आपको, इनक्लोज करना है, तो गॉसियन सरफेस क्या बनाओगे, सिलेंड्रिकल बनाओगे।
इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया कंट्रीब्यूट करता है, ऊपर नीचे वाला सरफेस कंट्रीब्यूट नहीं करता है, बिकॉज उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री आता है, तो फ्लक्स डोंट कंट्रीब्यूट फॉर दीज सर्फेसेस। फ्लक्स जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है इन सर्फेसेस के लिए, बट कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए बेटा जो फ्लक्स है वो कंट्रीब्यूट करता है, बिकॉज इसके केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम ही डायरेक्शन में रहते हैं। बेटा एरिया वेक्टर शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द एरिया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। 2 डायमेंशनल के केस में 2 पॉसिबिलिटीज, 3 डायमेंशनल के केस में सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला निकल के आता था लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट के केस में 2 केसेस आते थे, एक नॉन कंडक्टिंग एक कंडक्टिंग। बेटा नॉन कंडक्टिंग के केस में सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कंडक्टिंग के केस में सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों ही केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर रहती है बेटा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर पर डिपेंड नहीं कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड और हॉलो स्फीयर की अगर मैं बात करूं, जब मैं हॉलो स्फीयर खोखला स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रही हूं, चार्जेस सरफेस पर बैठे हैं, आउटसाइड किसी पॉइंट पर बेटा वैल्यू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, सरफेस पर के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर है, इनसाइड चार्ज नहीं है, तो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की 0 रहती है, ठीक है। अगर ग्राफ प्लॉट करोगे अंदर 0, स्मॉल आर जब कैपिटल आर के बराबर है तो वैल्यू मैक्सिमम आती है, बाहर आते आते इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। वहीं पर अगर आपके पास आ जाता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, लेट सपोज आपके पास आ जाता है क्या, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो सारे चार्जेस इसके अंदर भरे हुए हैं। अब जब आप गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो आउटसाइड और सरफेस के केस में वैल्यू इसमें भी सेम मिलती है, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर एंड के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बट इनसाइड किसी केस में बेटा यहां पर आप सपोज करो सेंटर से कोई पी पॉइंट ले रहे हो, तो बेटा आपने गॉसियन सरफेस इससे पास होता हुआ बनाया। अब गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी होती है बेटा वो डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं कर सकता, बट वो कॉन्टिन्यूस चार्ज सिस्टम से पास कर सकता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो इस केस में यहां पर इसने कुछ तो चार्ज इनक्लोज किया है। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा है कि जो कैपिटल आर है वो तो कांस्टेंट है, स्मॉल आर जो है वो वेरिएबल है, डिपेंडिंग अपॉन आप गॉसियन सरफेस कहां ले रहे हो, कितना बड़ा ले रहे हो, सेंटर से उसका जो रेडियस होगा दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल आर, ठीक है। तो इस केस में इनसाइड जो वैल्यू आती है वो आती है के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का क्यू। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, देखो के की वैल्यू यहाँ पे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहां से Q को आप रो टाइम्स 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पर K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास जो फाइनल वैल्यू इस केस में निकल के आती है दैट इज रो इंटू आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बेटा इसमें देखा गया कि सेंटर से जब हम सरफेस तक आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ रही है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सरफेस पर मैक्सिमम हो जाएगी फील्ड और बाहर आते आते बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर हो जाएगी, बाहर आते आते इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर हो जाएगी। सो विद दिस बेटा वी हैव कंप्लीटेड the entire chapter that is electric charges in field. I hope you loved and liked the session. Please make sure that you are joining the telegram group. ठीक है, आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो रहे हैं @physics का टेलीग्राम ग्रुप पे, so that आपको जो है ये नोट्स मिल सके और आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सके। फर्दर आप हमारे नीट इन्फिनिटी के टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से बेटा जी ज्वाइन करें, बिकॉज दिस इज द चैनल वेयर यू आर गेटिंग all the notes, where you are getting all the updates regarding the classes and you can connect with us on the personal level. So I hope बेटा आज का सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहा। इसी तरीके से हम बहुत ही जल्द सेकंड चैप्टर का भी वन शॉट आपके लिए लेकर आएंगे, फिर 11th के वन शॉट्स भी लेकर आएंगे। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था वीडियो सेक्शन में, जिसमें मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे 9 चैप्टर्स के बारे में जिनसे आपको जो है 100+ स्कोर मिल सकता है। बेटा हम उन 9 चैप्टर्स को पहले टारगेट कर रहे हैं इस सीरीज में,
So please make sure that you follow die-heartedly this channel. Don't forget to subscribe, press the bell icon, and mock test live sessions में मेरे साथ जुड़ना ना भूले. सेशन ऑलरेडी शेड्यूल्ड है बेटा. लाइव सेक्शन में जाकर set your reminders. I'll be है ना live tomorrow, that is at Monday on 5 PM. Please make sure that आप mock test जरूर से दे रहे हैं. देखो आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है वो फर्क नहीं पड़ता है, बट क्वेश्चन लगाने का अब सही वक्त है बेटा. आपको आना है, क्वेश्चन लगाने हैं. लग पा रहे हैं, सॉल्व हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं. अगर नहीं हो पा रहे हैं, मैं करवा रही हूं ना यार, सीखो. यही मौका है. जितने क्वेश्चंस अपने हाथों से निकालोगे, नजरों से निकालोगे, उतना ही पेपर ज्यादा सरल लगेगा, इजी लगेगा. तो विश यू गुड लक. स्टे ट्यून्ड बेटा. डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक द वीडियो, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो सून.